हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। So now we want to discuss PYQ of gravitation, जो पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, वी हैव टू ट्राई सॉल्विंग देम बाय आवरसेल्फ एंड देन सी कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अर्थ हैज अ मास ऑफ 8 times and radius 2 times than that of a planet. Okay. If the escape velocity from the earth is 11.2 km per second, the escape velocity in kilometer per second from the planet will be what? तो इस प्रश्न को सॉल्व करते समय एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट में मेरे को ये समझ आना चाहिए कि द फॉर्मूला वुड बी 2gm/r, where mass of that planet is considered or something like that, right? अब कुछ लोग ऐसे जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता, you should go and watch that short notes. You should know that from this formula. अब दूसरी बात ये है कि अब मास अब दे भी रखा है हमें कि ये इसका जो मास है ये अर्थ के मास से 1/8 टाइम्स है और जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से r/2 टाइम्स है। समझ रहे बात को आप लोग? विच बेसिकली वुड इंप्लाई 1/8 1/4 हो जाएगा 4 और 1/2 टाइम्स √2gm/r हो जाएगा। अब मैंने इसे अलग क्यों निकाला? क्योंकि ये वैल्यू हमें दे रखी है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो डिवाइडेड बाय 2 जब मैं करूंगा तो मुझे पता है कि जवाब 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। And that is the correct answer to this question. A very straightforward problem if you know this formula. If you do not know this formula, then इस formula तक पहुंचने में इतनी मेहनत लग जाएगी कि you will eventually leave this question. बहुत मुश्किल नहीं है इस formula तक पहुंचना। Conservation of energy की बहुत simple equation है, but still ये देखा गया है कि वहां तक पहुंचने में दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। कोई बात नहीं, आइडियली पता होना चाहिए। Acceleration due to gravity on the surface of Earth is g. The diameter of the earth is reduced to 1/3 of its original value and the mass remains unchanged. Then the acceleration due to gravity on the surface of earth is what? अब acceleration due to gravity on the surface of earth is g, ये हमें रिजल्ट पता है। अब वो कह रहे हैं कि अर्थ का जो डायमीटर है उसको 1/3 कर दिया, मतलब रेडियस 1/3 कर दिया। बात हमें ऑब्वियसली समझ आनी चाहिए कि अगर डायमीटर को 1/3 कर दिया रेडियस को 1/3 कर दिया और मास सेम है, तो अगर नए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो gm अपॉन r/3 का होल स्क्वायर। अगेन आप दिमाग में ही कर लोगे, gm/r² तो g हो गया और 1/3 डिनोमिनेटर में ऊपर 9 आ गया, इसका स्क्वायर है तो 9g हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो गया वो 9 टाइम्स g हो गया। ये हमारा यहाँ पे जवाब आ जाता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रॉब्लम है, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आने से टाइम बच जाता है हमारा। 1 आध मिनट में हम इस प्रॉब्लम का जवाब निकाल लेते हैं। अगर मेरे सामने ये थर्ड क्वेश्चन आता कि a satellite is launched into a circular orbit of radius r around the earth, the second satellite is launched into an orbit of radius 1.03 r। पहले तो मैं गुस्सा आता मेरे दिमाग में कि 1.03 r 3r क्यों दे रखा है, बट कोई नहीं, मैं कहता चलो we will figure out the time period of revolution of the second satellite larger than the first one by approximately by। तो बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है ये। एक्चुअली ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एरर का है। ग्रेविटेशन के तो बस इतना फैक्ट है कि जो आपका टाइम पीरियड है वो r⁻³ से प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसका डेल्टा t/t देखोगे जो चेंज आएगा व्हेन यू चेंज डेल्टा r/, सो 3/2 डेल्टा r/r हो जाएगा और डेल्टा r/r जो है वो 3% है। 3/2 ऑफ 3% इज 4.5% और वो ऑप्शन में भी है, तो मुझे समझ आ जाएगा 4.5% इसका जवाब है। ऐसे मैं देख लूंगा, या फिर अगेन मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि अगेन t² इज r⁻³ इसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी, एंड देन t' जो है वो 1.03 r⁻³ के प्रोपोर्शनल है। तो मुझे 1.03 r⁻³ वाली वैल्यू को इमेजिन करना है। अगर मैं इसे इमेजिन कर लेता हूं तो मुझे समझ आ जाएगा कि क्या कहानी है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के भी मैं, जरूरी नहीं मैं यही करूं, मैं यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के मैं काम चला सकता हूं अपना, बट आई विल हैव टू डू दिस अप्रोक्सीमेशन समहाउ बाय दिस लॉग एरर और दिस, एनी ऑफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मेरे से क्यों नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। A satellite is orbiting around the earth is 9 times closer to earth than the moon। अगेन थोड़ी सी
अजीब सी बात है. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट? एक सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है विच इज 9 टाइम्स क्लोजर देन दी मून. मून जहां पे है उससे 9 गुना क्लोजर है. तो अगर मून बेसिकली r डिस्टेंस पे है तो ये r/9 पे है. और टाइम पीरियड ऑफ मून 27 है. तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सैटेलाइट एंड द मून इज नेग्लेक्टेड. तो अगेन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ सैटेलाइट है. तो अगेन फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2. सो इफ वी नो दिस फैक्ट, तो इस फैक्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम सब फिगर आउट कर ही ले रहे हैं. एंड दैट वुड बी क्या कहते हैं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r/9⁻3/2. एंड r/9⁻3/2 में सिर्फ कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट है कि r⁻3/2 पर 9⁻3/2 27 है. कैसे मैंने सोचा, पहले स्क्वायर रूट ले लिया 9 का विच इज 3, और फिर उसका क्यूब ले लिया फिर 27. तो ये इज प्रोपोर्शनल टू r इतना अपॉन 27. तो r अपॉन इसमें अगर मैं नोटिस करता हूं तो मुझे समझ आएगा 27 टाइम्स कम हो जाएगा टाइम पीरियड. तो पहले 27 डेज और 27 टाइम्स कम हो गया. 1 डे ऑप्शन भी है और 27 भी दिख गया. तो मुझे ये श्योरिटी भी है कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है. थोड़ा अजीब लग रहा है, इतना कम हो गया, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है. आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता है, इन विच 2 planets A and B are orbiting a common star in circular orbit of radii RA and RB. ओके फाइन. एक RA रेडियस में घूम रहा है और एक RB रेडियस में घूम रहा है. with RB is equal to 2RA. बहुत अच्छी बात है. and planet B is 4√2 times the more masses than planetary ratio of LB. एंगुलर मोमेंटम का वो पूछ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें समझ आना चाहिए. MVR होता है अगर ये फॉर्मूला हमें पता है. और दूसरा फॉर्मूला, जब प्लैनेट्स क्या कहते हैं एज अ सैटेलाइट घूमता है तो वेलोसिटी कितनी होती है? ma va is under the root gm by ra, under the root gma by ra. सॉरी gm वो सैटेलाइट वाला m है, सॉरी प्लैनेट सन वाला m है, इनटू ra. इस तरीके से आ जाएगा. और LB की बात करेंगे तो MB विच इज 4√2 टाइम्स MA, इधर रखा है क्वेश्चन में, इनटू अंडर द रूट ऑफ G मास ऑफ द सैटेलाइट सॉरी सन अपॉन RB. RB कितना था? 2RA इनटू RB विच इज 2RA. और जब हम यहाँ पे जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो 2 है ये √2 आ जाएगा ऊपर, और ये √2 ये √2 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा. यहाँ पे 8, इसका जो जवाब है ये आपको समझ आ जाएगा. 8 टाइम्स LA आपको ये समझ आ जाएगा. तो मुझे LB समझ आ गया कि 8 टाइम्स हो रहा है. चाहिए क्या इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए? MBR. और दूसरी बात, अंडर द रूट GM by R वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की जब वो प्लैनेट के अराउंड घूम रहा होता है. दैट इज सिंपल. ये 2 इंफॉर्मेशन है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो फिगर आउट कि हमें इंफॉर्मेशन है नहीं है, ये वाली बात फिगर आउट करने वाली बात है. और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा. अब इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो मन कर रहा है सॉल्व ना करें. थोड़ा टिपिकल भी है, मैं इन बोलूंगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. A small point mass M is placed at a distance 2r from the center of the big uniform cylinder mass M and radius r. Gravitational force on M due to mass F1 is F1. F1 की बात करेंगे तो हमें पता है कि भाई पूरा Gmm by r square, 2r का स्क्वायर, ऐसे कुछ हमारे पास फोर्स हो जाएगी. A spherical part of radius r/3 is removed from this sphere. तो अब in that scenario अगर हम सोचते हैं तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? तो जो रिमेनिंग पार्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितनी इसकी वजह से फोर्स थी माइनस जितनी इसकी वजह से फोर्स है, वो जानी चाहिए. अब 2 तरीके से मैनेज कर लेते हो. एक तो ये पूरा, और पूरा स्फीयर, उसमें से नेगेटिव मास डेंसिटी का स्फीयर डाल दो यहाँ पे. या फिर दूसरी तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि यार इसका क्या जो बचा हुआ पार्ट है और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है, किसकी वजह से पूछ रहे हैं? फोर्स ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट प्लस फोर्स ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट प्लस फोर्स ड्यू टू द रिमूव्ड पार्ट इज इक्वल टू जो ओरिजिनली हमारी फोर्स थी टोटल GMM by 4r स्क्वायर. तो फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट अगर मेरे से कोई पूछ लेता है, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट अगर कोई मेरे से पूछ लेता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? GMM by 4r स्क्वायर तो मेरे पास था ही ऑलरेडी, माइनस करूंगा रिमूव्ड पार्ट की वजह से फोर्स की. रिमूव्ड पार्ट की वजह से फोर्स, पहले तो एक बार मास देखूंगा. अब मास में मुझे ये समझ आना चाहिए कि मास जो है रेडियस के प्रोपोर्शनल है, और इसका रेडियस अगर r था और इसका मास m था, उसका रेडियस r/3 है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? m/3. ये गलत बात हो जाती है. r क्यूब है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है एक्चुअली. m/27 हो जाएगा क्योंकि
r का क्यूब होता है वॉल्यूम में, तो m/27 मास हो जाएगा। लगेगा तो बहुत छोटा हो गया, बट जो भी है कोई बात नहीं, दैट इज फाइन। तो माइनस जी m/27 इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, इसका रेडियस r/3 है, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली r दिख रहा होगा हमें, ये r/3 है और ये भी मुझे r दिख रहा होगा, तो ये मुझे दिख जाएगा 4r/3 है। तो नीचे में 4r/3 का स्क्वायर भी कर लूंगा। ग्रेट। तो जब मैं ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इस कैलकुलेशन में जी कैपिटल m बाई स्मॉल m अपॉन 4r² में कॉमन ले सकता हूं। ये कैलकुलेशन हो जाएगी 1 माइनस 27 9 1/3 1/4 1/12 वैसे आ जाएगा, विच इज जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r² इंटू 11/12। और अब जो मुझे रेशियो देखना है वो कौन सा देखना है, F1:F2 देखना है। ये F2 है जो रिमेनिंग पार्ट की वजह से फोर्स है। तो अगर मैं देखूंगा तो जब मैं रेशियो लूंगा F1:F2 तो ये GMM/4 कैंसिल हो जाएगा, 12:11 आ जाएगा, और वो ऑप्शन में भी है, तो विच मींस जो मैं कर रहा हूं वो ठीक ही होगा। अगेन कैलकुलेशन ही है इस प्रॉब्लम के अंदर, और एक आइडिया है कि भाई इस वाले पार्ट का जो कटा हुआ पार्ट है इसको कैसे इमेजिन करोगे आप। दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हम जनवरी वाली शिफ्ट में आखिरी क्वेश्चन देखें, ये आखिरी क्वेश्चन ही है, फिर वही सेम ही बात है जो भी हमने करी थी। एक सैटेलाइट है जिसका मास कैपिटल M/2 है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r/3। देखा हाइट ऑफ r/3 है, मतलब जो रेडियस है वो 4r/3 में। तो दिमाग में बात अपने आप फिट हो जानी चाहिए कि हाइट r/3 है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इज दिस वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, m/2 दे रखा है भाई साहब लोगों ने, ठीक है। और वेलोसिटी जो है अंडर द रूट gm/4r/3 हो जाएगी, क्योंकि हाइट 3 इतनी है, ठीक है, इनटू जो हाइट होगी वो 4r/3 होगी। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं इसे, तो m अंदर आने से, तो m तो एक भारी है, तो m को तो भाई रख सकता हूं, अंडर द रूट 3 gm/4r, और एक 2 को अंदर लेके जाता हूं तो मेरा ये 16 हो जाएगा, और इस 4 को अंदर लेके, या फिर इतना भी लेने जाने की जरूरत नहीं है, ये 2 और 2 ही कैंसिल कर लेता हूं यहाँ पे। ये ऊपर एक r हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर r² जाएगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर है 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3 आ जाएगा इफेक्टिवली। तो मुझे ये समझ आ गया कि जो x की वैल्यू है वो 3 है। तो अगेन वही यहाँ से द कैलकुलेशन इज थोड़ा सा टिपिकल लग रही है, बट ऐसे इतनी टिपिकल नहीं कर लोगे, बहुत आसान है। बस ये समझ आ जाए रूट के अंदर कोई चीज जाती है तो उसका स्क्वायर करना होता है इफेक्टिवली, ठीक है। बाहर सिंप्लीफाई कर लिया फिर अंदर सिंप्लीफाई कर लिया। लार्जली नंबर्स वाली कहानी है, कॉन्स्टेंट्स तो एनीवेज हमें पता है कि अलाइन हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो 7th क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे को पता चल जाएगा कि 3 आंसर है यहाँ पे 7th क्वेश्चन का, कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस और है अप्रैल वाले, अगर हम लोग उनको अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो वो भी हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। वो ये कि मेरा 2 स्टेटमेंट्स जो मैं नीचे दे रखे हैं, वो है कि रेडियस वेक्टर ऑफ फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज, असल से रीजन वाले जो हमारी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दस एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की कांस्टेंट है, सब ट्रू है बात, करेक्ट है बात, राइट। फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये बात भी ठीक है। अभी एकदम से सेंट्रल फोर्स फील्ड वाली बात हो सकता है लोगों को दिमाग खराब करे, बट ऐसी नहीं हो। तो ग्रेविटेशन वाली फोर्स की बात ही करें, सेंटर की तरफ एक्ट करती है, उसी को सेंट्रल फोर्स फील्ड बोलते हैं जनरली। एंड देन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ये बात ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात, मतलब हमें बात पता है कि कंजर्वेशन ऑफ ये जो एरिया वाला जो रिजल्ट है केपलर्स लॉ में, जो लॉ ऑफ एरियाज होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे ट्रू होता है। तो बस दैट इज अगेन फाइन, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। तो वन ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अपैरेंटली असर्शन रीजन जितने भी अभी तक हम लोगों ने देखे हैं 2025 के, उसमें एक बात देखने की है कि बहुत कंफ्यूजिंग वाला असर्शन रीजन जनरली नहीं आया है, जहाँ पे वो रीजन है नहीं, एटलीस्ट फिजिक्स में तो जो वो रीजन है या नहीं है, ये बात में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, वाली बात जनरली नहीं आ रही है। तो थिंग्स आर लार्जली ओके, मतलब जो हम ऑब्वियस बात सोच रहे हैं वही ऑब्वियस बात वहां पे दिख रही है। अनदर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो शायद मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एग्जाम में आता तो शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। बेसिकली क्या कह रहा है, थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑफ मास वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्लेस्ड है, 1 2 3, लेंथ ए एस की। When released, they interact only through gravitational forces, and कितनी देर बाद collide करते हैं? Obviously, they would collide at the center, and कितनी देर बाद collide कर रहे हैं अभी? 4 सेकंड बाद। If the sides of the triangles are increased to 2a and also the masses of the spheres are made 2m, if the sides of the triangle are increased to 2a and the masses of the sphere are made 2m, then they will collide after how many seconds? Now in this particular question, why the hell is this question difficult? is कि आप ये जो टाइम 4 सेकंड है उसकी वैल्यू को निकाल नहीं सकते हो
बहुत आसानी से, बिकॉज इट विल नीड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन टू गेट टू द टाइम। क्योंकि आपको जो फोर्स होगी, आप कोई जनरल पोजीशन मानोगे कि भाई ये कुछ जनरल टाइम मानोगे, उस जनरल टाइम में कुछ फोर्स देखोगे और फिर वहां से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बट एक एक दूसरा आइडिया यहाँ पे, बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। इन्होंने जो बात दी है कि जो नए मासेस और जो नया, ये एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको समझ आना चाहिए कि अगर वो टाइम ही निकालने का क्वेश्चन देते ना, तो वो इतनी मेहनत नहीं कराते, ये सब नहीं देते, वो भी सीधे सीधे बोलते थे इतना मास, इतना एक्सेलरेट, इतना डिस्टेंस, नंबर वैल्यूज देते थे और पूछते टाइम बता दो कितना है। बेसिकली अब यहाँ पे क्या है कि टाइम जो है वो 4 सेकंड है और कुछ चेंजेस कर दिए इसमें, तो नया टाइम कितना हो जाएगा, बस बेसिकली ये फिगर आउट करना है। मतलब बेसिकली कुछ मल्टीप्लायर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि जो ये टाइम 4 सेकंड है वो इस लेंथ ए से और इसके मास से जो चीजें चेंज हो रही हैं उससे कैसे चेंज हो रहा है। तो मुझे ये बात समझ आती है मास से कैसे चेंज हो रहा होगा, क्योंकि जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो फोर्स अपॉन मास होगा वो, ठीक है। तो जी एम अपॉन, मतलब जो फोर्स होगी अगर आप वो देखोगे तो दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगी। GM1 M2 में मास का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि मासेस सेम है सारे, अपॉन प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगा डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होगा वो सारी बातें अलग है, कॉस थीटा कुछ आएगा, अपॉन मास एक ऑलरेडी है एक्सेलरेशन में। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m/a स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो है। एंड नॉर्मली आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। इसको एक सेकंड एल बोल देता हूं क्योंकि एल कंफ्यूजन हो रहा है। तो अबे नहीं, तो लिख लिया कोई नहीं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आप समझना। सो टाइम जो है, टाइम स्क्वायर, टाइम जो है वो अंडर द रूट ऑफ 2s/a है। अब आप कहोगे नहीं ये बात सच नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये बात नहीं लिख सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं जो भी टाइम होगा अगर वो वेरी भी कर रहा होगा तो कुछ इससे तो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, डायमेंशनली तो यही आना चाहिए। तो बेसिकली इससे प्रोपोर्शनल होगा, मैं ऐसे सोचता हूं, विच इज बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्वियसली ए से प्रोपोर्शनल है और जो एक्सेलरेशन है वो m/a स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो a क्यूब से प्रोपोर्शनल है और इसका रूट है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो टाइम है वो a³ m से प्रोपोर्शनल होगा, उसके रूट से प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां पे जो प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं कि जो न्यू टाइम है t डैश, उसमें टाइम a को कितना कर दिया, 2a कर दिया, 2a का क्यूब अपॉन 2m के रूट से प्रोपोर्शनल, विच इज a³/m तो है ही हमारे पास, और 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब अपॉन 2 इज 2 का स्क्वायर, उसका रूट लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम 8 सेकंड हो जाएगा। दिस इज द आंसर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब हमें निकालना है। ये जो मैंने चीज करी ना, ये थोड़ी फीलिंग वाली बात ज्यादा है, इसको मैं मैथमेटिकली करना चाहता तो मैं इसे करता यूजिंग डायमेंशंस। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग डायमेंशन। इसलिए मैं ये कह सकता था कि यार मेरे को देखना है कि जो मेरा टाइम है वो डिपेंड कर रहा है मास पे और डिस्टेंस पे, और मान लेते हैं जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका एक टर्म आता, और यही टर्म तो होते हैं यहाँ पे, और तो कुछ गिवन नहीं था प्रॉब्लम में। तो मैं इसे gx/my/az कर लेता और फिर मैं देख लेता कि जो y और zn की वैल्यूज क्या है, मुझे पता चल जाता टाइम किसके प्रोपोर्शनल है। वही आता y की वैल्यू आप जब इसे करके सीख सकते हो आप खुद से भी। जो y की वैल्यू आपको समझ आएगा कि y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3/2 एंड सॉरी -1/2 मास के साथ, और a के साथ यू विल सी कि जो z की वैल्यू है वो दैट विल बी 3/2। वहां से भी आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। ये डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, बट बाकी डायमेंशन एनालिसिस तो नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कि लगेगा, मुश्किल लगता है लगना। वो तो बात ये है कि जब 4-5 टीचर मिलकर आपस में रूम में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं तो फिगर आउट कर लेते हैं, इसको डायमेंशन एनालिसिस कर लें। बट आज जब पहली बार में क्वेश्चन आएगा तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा होगा, हो भी रहा होगा, तो दिस इज हाउ यू विल बी हैंडलिंग इट एंड दिस इज हाउ वी कैन फिगर इट आउट। अगला क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा हूं, कह रहे हैं इतना सैटेलाइट है, 1000 किलो का सैटेलाइट है, लॉन्च करता है अर्थ में हाइट ऑफ 70 किलोमीटर फ्रॉम देयर सरफेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट इज, काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ mv स्क्वायर। Now some of you might remember the formula for kinetic energy by default, which is G capital M by small m by 2r. Some of you might remember कि यार half m velocity is G m by r का रूट, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, whatever, मतलब G m by r। तो जो भी याद है आपको, आप करो तो सेम ही बातें हैं।
बट हाँ कुछ लोग कहना ना हमें टोटल एनर्जी पता ना हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता, तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट ऑब्वियसली सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ वर्क. जी इज 6.67 into 10 raised to -11. मन में तो गाली दे रहे हैं हम, 270 किलोमीटर क्यों दिया इसने, बट ठीक है देखते हैं. एम और एम कितना है, 1000 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग देख रहे हैं आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर और 270 किलोमीटर हो जाता है 6670 किलोमीटर. एंड सडनली जिसको हम गाली दे रहे थे हम कह रहे थैंक गॉड बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि ये 6.67 और 6670 कैंसिल होते ही सीधे हमारे पास 1000 हो गया, 10⁻³ हो गया ये. तो 10⁻³, 10⁻³ तो अगेन हमें दिख गया, ये भी 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻24 एंड दिस इज 10⁻13. 10⁻13 और 10⁻3 कैंसिल कर दो और 10⁻10 सॉरी 10⁻13 ही बच गया एंड देन 10⁻10, तो बस वो 3 आ जाएगा x की वैल्यू. सिंपल सी बात है. So we understand this and I don't see there is much problem in doing this question. तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. गिवन बिलो अगेन असर्शन रीजन की एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू of mass m on surface is half mgr, where r is the radius of the earth and maximum potential of the body is 0 when this projected from infinity surface or surface. ये बात हमें समझ आ रही है, मैक्सिमम अगर इंफिनिटी तक प्रोजेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बात तो हमें ठीक लग रही है. रीजन इज ट्रू. असर्शन की जो बात है हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्ट करने के लिए कितनी, इंफिनिटी के लिए कितनी एनर्जी है, हाफ m g√2 gm/r का रूट ना, का स्क्वायर, ऐसे कुछ था ना हमारे पास. ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर तो हमें समझ आ रहा है, ऐसे कुछ आ जाएगा. फिर चलिए ये खत्म हो गया, तो जी कैपिटल M स्मॉल m/r हो जाएगा. अब अपेरेंटली आंसर इन्होंने स्मॉल इसके टर्म्स में दे रखा होता तो काम हमारा खत्म हो जाता, बट अभी इन्होंने आंसर जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है किसके टर्म्स में, स्मॉल जी के टर्म्स में. तो जीएम हमें पता है GR² होता है, ये याद रखना है आपको. m/r, तो r की वैल्यू कैंसिल हो जाती है यहाँ पे एंड दैट इज mgr. अगेन यहाँ पे mgr/2 और ये mgr है, तो क्रॉस चेक दोबारा करोगे बट यू विल एक्चुअली राइट है कि ये गलत है, और जैसे ये गलत हो गया तो a इज फॉल्स एंड r इज ट्रू, ये वाली सिचुएशन हमारे सामने बन जाती है. इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं. आखिरी क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन में आया है 2025 के अंदर जेईई मेन में, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो हमें कह रहा है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 3r अबव द अर्थ सरफेस. 3r अबव द सरफेस, ये ध्यान रखो कि टोटल डिस्टेंस 4r हो गया. इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भाई इस डिस्टेंस को 3r लिख लेते हैं. द मिनिमम स्पीड विद व्हिच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड इट डज नॉट रिटर्न टू अर्थ. कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना है, कोई 2 gm/4r, और 2 gm/4r करोगे तो gm/2r वाला जो आंसर है ये हमारा आंसर आ जाएगा. मतलब अगेन यू टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगे बस वही टाइम लग रहा है, आंसर सॉल्व करने का टाइम नहीं है यहाँ पे. सो द अर्लियर यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड गेट टू व्हाट यू हैव टू डू, द फास्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 1 मिनट क्वेश्चन है ये. ऐसे 10 1 मिनट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं अगर फिजिक्स के, तो अगर आप सोचो तो आपको अगर टोटल 55 मिनट देने हैं फिजिक्स को और 10 क्वेश्चन जो है आपके 1 मिनट में हो जाएं, तो 15 क्वेश्चन के लिए आपके पास 45 मिनट बचते हैं, कंसिडरिंग कि सारे सॉल्व कर रहे हो. तो यू कैन वेरी इजीली फिनिश ऑफ द पेपर ऑफ फिजिक्स विद इन 55 मिनट. यही तरीका है, जनरली यही तरीका है फिजिक्स के पूरे पेपर को 55 मिनट में खत्म कर देना, कि 10 क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिल जाएंगे जो 1-1 मिनट के टाइम इंटरवल में खत्म हो जाएंगे. वो कॉन्फिडेंस लेके आओ कि जो क्वेश्चन सीरियस स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है उसे 1 मिनट के टाइम इंटरवल में या फिर 1.25 मिनट में चलो उसे खत्म कर लें. ठीक है, और किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना. अगर आप इस बात को फिगर आउट कर लेते हो कि आप किसी क्वेश्चन पे स्टक ना हो, तो पक्की बात है कि आप बहुत आसानी से सारे पेपर आपको छूटेगा नहीं. अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहे तो पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि जनरली जिस क्वेश्चन पे स्टक होते उसका आंसर भी नहीं आता. ये इतना एक्सपीरियंस गेन कर लो. तो अगर किसी क्वेश्चन में स्टक महसूस कर रहे हो तो मूव ऑन, तुक्का मार के मूव ऑन, बट मूव ऑन. क्योंकि जो बच्चे कहते हैं हमारा का पेपर छूट गया, बहुत सारे बच्चे आते हैं एग्जाम के बाद मतलब रोते रोते, आंसुओं से रोते हैं, लिटरली आंसुओं से रोते हैं. मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं उनसे क्या बोलूं. मतलब द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन हग देम एंड आई कैन मतलब टेल देम कि भाई इट्स ओके, डोंट वरी, विल मतलब लाइफ इज गोइंग टू बी गुड.
बट वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए, इस वजह से है कि मतलब इसी बात की किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए होते हैं। मैं इतने सालों से देख रहा हूं, दैट इज द ओनली रीजन लोगों का पेपर छूटता है। तो जब आज की डेट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। एंड हाउ विल दैट हैपन, सॉरी क्या कहते हैं, किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, पेपर छूटना चाहिए, अजीब सी बात कह रहे हैं। किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। स्टक होने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आ रहा, अगर 1-1.5 मिनट में नहीं समझ आए कि व्हाट इज द पाथ दैट वी हैव टू टेक, लीव दैट क्वेश्चन। वी डोंट स्पेंड लाइक कि मैंने 1.5 मिनट लगा दिया, नहीं बस आने वाला है, पाथ आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, कोई बात नहीं, आने वाला है, बाद में ले आएंगे इसे। विल मार्क इट फॉर रिव्यू एंड वी विल गेट टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन। कुछ अपने पेन, क्या कहते हैं, पेन पेजेस पे कुछ स्ट्रैटेजी बना लो अपनी की, एक पेज, एक पार्ट ऑफ द रफ पेज कहीं ऐसा कंसिडर कर लो कि वहां पे तुम लिखते हो कौन कौन से क्वेश्चन में तुम्हें वापस आना है। कुछ वो अभी से बनाना स्टार्ट कर लो कि हम एक पेज पार्ट पे ऐसे लिख के रखते हैं ताकि हम श्योर रहेगी कौन कौन से क्वेश्चन पे हमें वापस आना है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, मार्क फॉर रिव्यू। और मार्क फॉर रिव्यू किस लिए, वो मार्क फॉर रिव्यू ऐसा था कि जो देखा जाएगा क्या होगा, या फिर वो मार्क फॉर रिव्यू ऐसा था कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हम कहाँ पे जा खड़े हुए हैं, तो वो वाली कहानी है। तो यू कैन प्रायोरिटाइज दैट। ठीक है, so I think that's basically it for the gravitation वाले short to PYQs। इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। आप ये इमेजिन करो कि कौन कौन से फॉर्मूलेज जो हमने शॉर्ट नोट्स कराए, हमने तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए, उनमें से कौन कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं और उन फॉर्मूलेज को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।